व्यापार एवं पेशे के लाभ शीर्षक के इस 14वें भाग में आपका पुनः स्वागत। रिटर्न डाउन वैल्यू सेक्शन 43(6) अपलिखित मूल्य धारा 43(6) के अनुसार एसेट्स रिक्वायर्ड बाय द एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले वर्ष के दौरान करदाता द्वारा प्राप्त संपत्ति। In the case of assets required by the SSC during the previous year, the written down value means the actual cost to the SSC. गत वर्ष के दौरान करदाता द्वारा प्राप्त परिसंपत्तियों के मामले में लिखित मूल्य मान करदाता की वास्तविक लागत का अर्थ है। Assets acquired before the previous year. In the case of assets acquired before the previous year, the written down value would be the actual cost to the SSC less the aggregate of all deductions actually allowed in respect of depreciation. For this purpose, any depreciation carried forward is deemed to be depreciation actually allowed. Section 43(6) subsection C 1 read with explanation 3. गत वर्ष से पहले प्राप्त संपत्ति। गत वर्ष से पहले प्राप्त परिसंपत्तियों के मामले में लिखित मूल्य करदाता की वास्तविक लागत होगी, क्योंकि मूल्यह्रास के संबंध में वास्तव में अनुमति दी गई सभी कटौती की कुल राशि इस प्रयोजन के लिए किसी भी मूल्यह्रास को आगे बढ़ाई जा सकती है जो खंड अनुच्छेद 43(6) सबसेक्शन C1 स्पष्टीकरण 3 के साथ पढ़ा जाए जब The written down value of any block of assets shall be worked out as under in accordance with section 43(6)(c). किसी भी परिसंपत्ति का लिखित मूल्य नीचे के रूप में काम धारा 43(6)(c) के अनुसार किया जाएगा। WDV of the block of assets on 1st April of the previous year. गत वर्ष के 1 अप्रैल को परिसंपत्ति के ब्लॉक का अपलिखित मूल्य। Add actual cost of the assets acquired during the previous year. जोड़ें गत वर्ष के दौरान प्राप्त परिसंपत्तियों की वास्तविक लागत। टोटल 1 and 2 ऊपर दोनों राशियों का योग 1 और 2 का। लेस मनी रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एसेट falling within the block which is sold, discarded, demolished or destroyed during that previous year together with scrap value. However, such amount cannot exceed the amount in 3. कम करें ब्लॉक के भीतर किसी भी परिसंपत्ति को बेचने के दौरान या डिस्पोज ऑफ के दौरान यानी त्याग करने के दौरान, ढहाने के दौरान या नष्ट होने के दौरान जो गत वर्ष में की गई हो उसके स्क्रैप मूल्य को शामिल करते हुए, परंतु यह राशि कभी भी उपरोक्त 3 से ज़्यादा नहीं हो सकेगी। WDV at the end of the year on which depreciation is allowable. जब उपरोक्त कुल 3 में से 4 की राशियों को घटाने के बाद शेष राशि बचेगी, वह मूल्यह्रास की स्वीकृति के लिए बचा हुआ अपलिखित मूल्य होगा। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन एट द प्रीवियस प्रेस्क्राइब्ड रेट। मूल्यह्रास की गणना की जाएगी जैसा कि आयकर अधिनियम में निर्धारित किया गया है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू WDV अराइव्ड एट इन 5 अबव। मूल्यह्रास की दर जिसको गुणा करना है उपरोक्त 6 में मूल्यह्रास की गणना के लिए 5 में ज्ञात की गई राशि से मूल्यह्रास की निर्धारित दर को गणना करके यह मूल्यह्रास घटाए जाने के तुरंत पश्चात जो राशि बचेगी वह अगले वर्ष के लिए अपलिखित मूल्य 1 अप्रैल को मानी जाएगी, जैसा कि इस गत वर्ष में नंबर 1 में लिया गया था।
नंबर 3, सक्सेशन टू बिजनेस और प्रोफेशन, व्यवसाय या पेशे के उत्तराधिकार। When in the case of a succession to business or profession, an assessment is made on the successor under section 170 subsection 2, the written down value of an asset or block of asset shall be the amount which would have been taken as the written down value if the assessment had been made directly on the person succeeded to. Explanation 1 to section 43(6). व्यवसाय या पेशे के उत्तराधिकार, जैसा कि धारा 107 उपधारा 2 के तहत बताया गया है कि मामले में उत्तराधिकारी पर मूल्यांकन किया जाता है। संपत्ति का या संपत्ति के ब्लॉक का लिखित मूल्य राशि वही होगी जो अगर मूल्यांकन सीधे उस व्यक्ति पर किया जाता जिसने अपने उत्तराधिकार में संपत्तियों को किसी अन्य व्यक्ति को सुपुर्द कर दिया है। धारा 43 उपधारा 6 के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार। नंबर 4, ट्रांसफर ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट बाय ए होल्डिंग कंपनी टू ए सब्सिडियरी कंपनी और वाइस वर्सा, where in any previous year any block of asset is transferred by a holding company to its wholly owned Indian subsidiary company or by a subsidiary company to its 100% holding company being an Indian company or by an amalgamating company to an amalgamated company, the latter being an Indian company, then the actual cost of the block of assets in the case of transferee company or amalgamated company as the case may be shall be the written down value of the block of assets as in the case of the transferor company or amalgamating company as the case may be for the immediately preceding year as reduced by depreciation actually allowed in relation to the said previous year. Explanation 2 to section 46 subsection 6। किसी सहायक कंपनी द्वारा परिसंपत्तियों के ब्लॉक को एक सहायक कंपनी या इसके विपरीत में स्थानांतरित करना, जहां किसी भी पिछले वर्ष किसी परिसंपत्ति के किसी भी हिस्से को होल्डिंग कंपनी द्वारा सहायक कंपनी या इसके विपरीत और खंड 47(4) या 5 को संतुष्ट करते हुए एक एकीकृत कंपनी द्वारा एक एकीकृत कंपनी को उत्तरार्ध कंपनी एक भारतीय कंपनी होने पर संतुष्ट कर दिया जाता है, तो हस्तांतरण कंपनी या एकीकरण वाली कंपनी के मामले में संपत्ति के ब्लॉक की वास्तविक लागत, जैसा भी मामला हो, ट्रांसफ़र कंपनी या एकीकरण कंपनी के मामले में संपत्ति के ब्लॉक के नीचे अपलिखित मूल्य, जैसा कि मामला हो, तत्काल गत वर्ष के लिए जो गत वर्ष के संबंध में वास्तव में अनुमति के मूल्य में कमी की गई थी। धारा 43(6) स्पष्टीकरण 2 के अनुसार। नेक्स्ट, block of assets is transferred by demerged company to the resulting company. Block of asset is transferred by demerged company to the resulting company, where in any previous year any asset forming part of a block of asset is transferred by demerged company to the resulting company. The written down value of the block of asset of the demerged company for the immediately preceding year shall be reduced by the written down value of the assets transferred to the resulting company. Explanation 2A to section 43 subsection 6. Also, block of asset is transferred by a demerged company to the resulting company, where any asset forming part of a block of asset is transferred by a demerged company to the resulting company. The written down value of the block of asset in the case of resulting company shall be the written down value of the transferred assets of the demerged company immediately before the demerger. Explanation 2B to section 43 subsection 6. अविलयित कंपनी द्वारा परिणामी कंपनी को पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण। एक अविलयित कंपनी द्वारा अविलयन की दशा में भारतीय परिणामी कंपनी को
हस्तांतरित पूंजी संपत्ति की वास्तविक लागत वही होगी जो इस संपत्ति का प्रयोग अविलयित कंपनी द्वारा जारी रखने पर उसके लिए होती, परंतु ऐसी वास्तविक लागत अविलयित कंपनी के अपलिखित मूल्य से अधिक नहीं होगी। ऐसा ही मामला जब धारा 43(6) के स्पष्टीकरण 2A और 2B में दिया गया है और यह मूल्य संपत्ति के हस्तांतरण से तुरंत पूर्व वाली कंपनी की पुस्तकों में आयकर अधिनियम के नियमानुसार जो मूल्य होगा उसे सम्मिलित माना जाएगा। Block of assets in the case of successor LLP. The actual cost of the block of asset in case of successor LLP fulfilling the specified conditions shall be the written down value of the block of assets as in the case of the predecessor company on the date of conversion. Explanation 2C to section 43(6). सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म को संपत्ति का हस्तांतरण। LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप किसी निजी कंपनी या असूचित सार्वजनिक कंपनी द्वारा किसी संपत्ति समूह का हस्तांतरण सीमित दायित्व वाली साझेदारी को गत वर्ष में किया जाता है तो धारा 47(13)B में वर्णित शर्तों की पालना करने पर हस्तांतरित संपत्ति के समूह की लागत सीमित दायित्व वाली साझेदारी के लिए वही होगी जो हस्तांतरणकर्ता कंपनी के लिए हस्तांतरण की तिथि को अपलिखित मूल्य था। ऐसा विपरीत परिस्थिति में भी लागू होगा, अर्थात जहां एक सीमित दायित्व वाली साझेदारी संस्था द्वारा अपनी संपत्तियों का हस्तांतरण किसी कंपनी को कर दिया जाता है। Block of assets transferred by a recognized stock exchange in India to a company under a scheme of corporatization, where any asset forming part of a block of asset is transferred in any previous year by a recognized stock exchange in India to a company under a scheme for corporatization approved by SEBI, the written down value of the block of asset shall be the written down value of the transferred assets immediately before the transfer. Explanation 5 to section 43 subsection 6. भारत में एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निगम के लिए एक योजना के तहत एक कंपनी को हस्तांतरित संपत्तियों का समूह, जहां किसी भी परिसंपत्ति का समूह किसी भी गत वर्ष में भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा किसी कंपनी को हस्तांतरित किया जाता है जो सेबी द्वारा अनुमोदित निगमीकरण की एक योजना के लिए, तब ब्लॉक के लिखित मूल्य को हस्तांतरण के तुरंत पहले स्थानांतरित संपत्ति के लिखित मूल्य के बराबर माना जाएगा। धारा 43 उपधारा 6 के लिए दिए गए स्पष्टीकरण संख्या 5 के अनुसार। Next, depreciation provided in the books of account deemed to be depreciation actually allowed. Section 32(1)(2) provides that depreciation shall be allowed at the prescribed percentage on the written down value of any block of assets. Section 43(6)(b) provides that written down value in the case of assets acquired before the previous year means the actual cost to the assessee less all depreciation actually allowed to him under the Income Tax Act 1961. Persons who were exempt from tax were not required to compute their income under the head profits and gains of business or profession. However, when the exemption is withdrawn subsequently, such person became liable to income tax and hence were required to compute their income for income tax purposes. In this regard, a question arises as to the
basis on which depreciation is to be allowed under the Income Tax Act 1961 in respect of assets acquired during the years when the person was exempt from tax. मूल्यह्रास होने वाली समझे जाने वाले खातों में दी गई मूल्यह्रास वास्तव में अनुमति दी गई है। धारा 32(1)(2) यह प्रदान करती है कि परिसंपत्तियों के किसी भी ब्लॉक के लिखित मूल्य पर निर्धारित मूल्य पर अवमूल्यन की अनुमति दी जाएगी। धारा 43 उपधारा 6(b) पिछले वर्ष से पहले अर्जित संपत्ति के मामले में लिखित मूल्य प्रदान करता है तो आयकर अधिनियम 1961 के तहत वास्तव में उसे अनुमति दे दी गई सभी मूल्यह्रास के वास्तविक मूल्य का अर्थ होगा। जिन व्यक्तियों को कर से मुक्त किया गया था उन्हें व्यवसाय या पेशे के मुनाफे और लाभ के मुताबिक अपनी आय की गणना करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि जब बाद में छूट वापस ले ली जाती है, ऐसे व्यक्ति आयकर के लिए उत्तरदायी होते हैं और इसलिए उन्हें आयकर के प्रयोजनों के लिए अपनी आय की गणना करने की आवश्यकता होती है। इस संबंध में एक प्रश्न उठता है कि जिस आधार पर उस व्यक्ति को टैक्स में छूट दी गई थी उस वर्ष के दौरान अर्जित संपत्ति के संबंध में आयकर अधिनियम 1961 के तहत मूल्यह्रास की अनुमति किस प्रकार दी जाएगी। Explanation 6 Section 43(6) provides that धारा 43 उपधारा 6 का स्पष्टीकरण 6 यह बताता है कि A. The actual cost of an asset has to be adjusted for the amount attributable to the revaluation of such asset, if any, in the books of account. B. The total amount of depreciation on such asset provided in the books of account of the SSC in respect of such previous year or years preceding the previous year relevant to the assessment year under consideration shall be deemed to be the depreciation actually allowed under the Income Tax Act 1961 for the purpose of Section 43 subsection 6. C. The depreciation actually allowed as above has to be adjusted by the amount of depreciation attributable to such evaluation. किसी परिसंपत्ति की वास्तविक लागत को इस तरह के परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण यदि कोई हो खाते की पुस्तकों में समायोजित किया जाना चाहिए। बी. ऐसे पिछले वर्ष के संबंध में निर्धारित के खाते में पुस्तक में उपलब्ध कराए गए परिसंपत्तियों के कुल मूल्यह्रास या गत वर्ष के पूर्व विचार वर्ष के अनुसार आकलन वर्ष के अनुसार मूल्यह्रास होना चाहिए। धारा 43 उपधारा 6 के प्रयोजनों के लिए आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार ऊपर से होने वाले मूल्यह्रास को इस तरह के पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यह्रास की मात्रा में समायोजित किया जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट, कंपोजिट इनकम, समग्र आय। Explanation 7 provides that in case of composite income for the purpose of computing written down value of the asset acquired before the previous year, the total amount of depreciation shall be computed as if the entire composite income of the SSC is chargeable under the head profits and gains of business or profession. The depreciation so computed shall be deemed to have been actually allowed to the SSC. समग्र आयों के मामले में जहां पर कोई परिसंपत्ति कर मुक्त आय और कर योग्य आय दोनों उत्पन्न करती हो, वहाँ पर उस संपत्ति के संपूर्ण मूल्य पर इस प्रकार मूल्यह्रास की गणना की जाएगी जैसे वह संपत्ति व्यापार एवं पेशे के कर योग्य भाग के लिए प्रयोग में आती हो और संपूर्ण मूल्यह्रास को स्वीकृत मूल्यह्रास मान लिया जाएगा और उसी को घटाकर जो शेष बचेगा उसे आने वाले वर्षों के लिए अपलिखित मूल्य के रूप में मान्यता दी जाएगी। यहाँ पर यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि एक बार जब संपूर्ण मूल्यह्रास की गणना कर ली जाएगी तो उसे आयों के अनुपात में विभाजित कर दिया जाएगा और कर योग्य भाग में से कर योग्य मूल्यह्रास की राशि घटाने की वास्तविक स्वीकृति होगी, जैसा कि स्पष्टीकरण 7 में दिया गया है। For instance, Rule 8 prescribes the taxability of income from the manufacture of tea.
Under this head rule, income derived from the sale of tea grown and manufactured by seller shall be computed as if it were income derived from business, and 40% of such income shall be deemed to be an income liable to tax. If the turnover is say rupees 20 lakh, the depreciation rupees 1 lakh, and other expenses rupees 4 lakh, then the income would be 15 lakh. Business income should be 6 lakh, being 40% of 15 lakh. In this case, rupees 1 lakh being the amount of depreciation should be deemed to have been actually allowed. Accordingly, the WDV is required to be computed for deducting the full depreciation attributable to composite income, that is rupees 1 lakh. उदाहरण के लिए नियम 8 चाय के निर्माण से आय की कर योग्यता निर्धारित करता है। इस नियम के तहत विक्रेता द्वारा खरीदा और निर्मित चाय की बिक्री से प्राप्त आय की गणना की जाएगी जैसे कि वह व्यवसाय से प्राप्त आय होती है, और ऐसी आय का 40% कर आय के लिए उत्तरदायी होगा। यदि कारोबार होता है मान लीजिए 20 लाख रुपए का, और उसमें से 1 लाख रुपए का मूल्यह्रास और अन्य खर्चे 4 लाख रुपए घटाने के पश्चात मान लीजिए आय होती है 15 लाख रुपए। व्यावसायिक आय उसमें से केवल 6 लाख रुपए की होगी, जो कि 15 लाख का 40% होगा, और यह राशि कर योग्य होगी। परंतु यहां पर अपलिखित मूल्य की गणना के लिए संपूर्ण 1 लाख रुपए की राशि घटाकर शेष अपलिखित मूल्य ज्ञात किया जाएगा। हालांकि इसमें से कर योग्य आय से संबंधित राशि केवल 40% यानी 40,000 रुपये होगी। केसेस वेयर रिटर्न डाउन वैल्यू रिड्यूस टू निल, ऐसी परिस्थितियां जिनमें अपलिखित मूल्य शून्य से कम हो जाता है। द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एनी ब्लॉक ऑफ एसेट may be reduced to nil for any of the following reasons. The monies receivable by the SSC in regard to the assets sold or otherwise transferred during the previous year, together with the amount of scrap value, may exceed the written down value at the beginning of the year as increased by the actual cost of any new assets acquired, or all the assets in the relevant block may be transferred during the year. संपत्ति के किसी भी ब्लॉक में अपलिखित मूल्य निम्न में से किसी भी कारण के लिए शून्य हो सकता है। नंबर 1, गत वर्ष के दौरान बेची गई संपत्तियों के संबंध में करदाता द्वारा या अन्यथा स्थानांतरित किए गए धनराशि स्क्रैप मूल्य की मात्रा के साथ वर्ष की शुरुआत में लिखित मूल्य से अधिक हो जाती है, जैसा कि किसी भी नए क्रय की वास्तविक लागत उस संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में जोड़ने के पश्चात ज्ञात की जाती है। या नंबर बी, संबंधित ब्लॉक में सभी संपत्तियां गत वर्ष के दौरान स्थानांतरित कर दी गई हो। Now certain more points remain to be discussed relating to depreciation that we will talk in the next lecture. मूल्यह्रास से संबंधित कुछ बचे हुए बिंदुओं पर हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।